मैं डियर मैं बता दूं कि इस समय 10th A बैच को हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। उसमें से आज का पॉइंट होगा कार्ल मार्क्स का सिद्धांत हो गया था। अगला पॉइंट है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, ये आज का पहला पॉइंट होगा। जो कल नहीं आए थे वो अपने कॉपी में ये सब लिखेंगे। वो लिखेंगे 10th, ये लिखेंगे इतिहास, लिखेंगे इकाई 2 लिखेंगे, का शेष लिखेंगे। और लिखने के बाद थोड़ा सा कान खोल के इधर सुनेंगे ये कि कल हमने कार्ल मार्क्स के परिचय के बाद कार्ल मार्क्स का सिद्धांत 5 को उसका सिद्धांत था, उन 5 को हमने लिखाए थे और एक एक करके उसको बताए भी थे, समझाए भी थे। और ये तीसरा उसी में से है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। आज इसको हमको समझाना है और लिखाना भी है। तो चलिए पेन रख दीजिए, रिलैक्स मूड में आइए। माय डियर, कार्ल मार्क्स ने ये इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की है। अर्थात इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने बताया है कि इतिहास क्यों बना है। अर्थात बीती हुई जो बातें हैं, घटना जो है, उसको लेकर जो बुक बनी है, तो क्यों बनी, कैसे बनी, क्या है उसमें। तो इन्होंने सबसे पहले इस सिद्धांत के अंतर्गत कहा कि किसी संपत्ति पर अधिकार करने को लेकर 2 शक्ति या 2 व्यक्ति, 2 राजा के बीच जो लड़ाई हुई है, जो तनाव हुआ है, उसी लड़ाई, उसी तनाव का व्याख्या से क्या तैयार हुआ है, इतिहास तैयार हुआ। बात भी वही है, इतिहास में वही पढ़िएगा। वो राजा एकरा मुई काट लगे तो ओकरा धसल के वो होने निकल के होने ही भले, वो राज के लूट लगे तो यही भले, ये आजाद भले, यही है ना। मोटा मोटी देख लीजिए, इतिहास में यही है। कैसे विनाश हुआ, कैसे उत्थान हुआ, कैसे राजा बना, इसी पर केंद्रित है इतिहास। तो इसका बात बहुत हद तक सही भी लगता है। उसके बाद इन्होंने कहा कि अभी तक जो इतिहास है, अर्थात अभी तक जो घटनाएं घटी है, उसको कार्ल मार्क्स ने 6 स्टेप में बांटा। कहा 6 चरण में हम उसको बांट सकते हैं। और 6 चरण के बाद उन्होंने कहा कि 5 चरण तो हमारे सामने आ चुके हैं और 6ठा चरण आने वाला है। तो उसके बाद मैंने जो 6 चरण बताया है वो अभी नोट कराएंगे आपको, और फिर उसका अर्थ भी बताएंगे। पहले ऊपर में अपने 2 लाइन लिखिए आप, उसके बाद हम फिर स्टेप बाय स्टेप रोकेंगे भी और बताएंगे भी। देखिए 2 लाइन देखिए, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या कार्ल मार्क्स। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या कार्ल मार्क्स ने दिया है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या कार्ल मार्क्स ने दिया है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या कार्ल मार्क्स ने या किया है भी चलते सकता नहीं, किया है या दिया है।
दिया है भी चलेगा और किया है भी चलेगा, दोनों चलेगा। पूर्ण विराम लिखिए। इसके अंतर्गत मार्क्स ने बताया कि इसके अंतर्गत मार्क्स नहीं, माँ का कौशल समझो पदे, मार्क्स ने बताया कि किसी संपत्ति या क्षेत्र पर अधिकार करने को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है, उसी से इतिहास तैयार हुई है, उसी से इतिहास तैयार हुई है। उसी से इतिहास तैयार हुई है। पैराग्राफ चेंज। इन्होंने बताया कि इतिहास के 6 चरण हैं। 6 चरण हैं, जिसमें से 5 चरण सामने आ चुका है, जिसमें से 5 चरण सामने आ चुका है, और छठा चरण सामने आने वाला है, और छठा चरण सामने आने वाला है। बोल गया। अब एक लाइन नीचे से लिखिए, एक लाइन नीचे से। मार्क्स के अनुसार मार्क्स के अनुसार छह ऐतिहासिक चरण देखिए, इसे देखिए, डैश दीजिए। अब वही जो 6 चरण है ना, उसका नाम लिखाने जा रहे हैं। ठीक है, डैश दे दिए ना। 6 चरण प्रेम से लिखा देते हैं आपको।
1 नंबर में लिखिए आदिम साम्यवादी युग। आदिम साम्यवादी युग। दूसरा दास्ता का युग। दास्ता का युग। तीसरा पूंजीवादी युग। पूंजीवादी युग। छठा में समाजवादी युग। उसके बाद साम्यवादी युग। साम्यवादी है, सॉरी, साम्यवादी युग। सामंती युग ने 3 नंबर में होता है। 3 नंबर में साम्यवादी सामंती युग। सामंती फैक्स थोड़े करना है, इधर उधर हो सकता है। हमने ये सीरियली क्यों दिया, इसके पीछे मीनिंग है, इसलिए सीरियली रखना पड़ा। सेटिंग हुआ है ये हो गया। अब एक बार फिर से एक बार पेन रखिए, रिलैक्स मोड में आइए। सबसे पहले इसमें सब में युग लगा हुआ है, इसको जानेंगे। युग समानता हम लोग जानते हैं 100 बरस का एक युग होता है। 100 बरस का एक युग होता है। वो घर में भी बुजुर्ग को पूछिएगा तो कहेगा 100 बरस। लेकिन रियल में युग होता है कि एक विशेष कार्यकाल या परिस्थिति वाला जो समय होता है उसको एक युग कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके गांव में आपके दादाजी थे, वो मरण थे, समाज सेवी थे, जन कल्याण का काम करते थे, और सभी लोग भगवान जैसे मानते थे उसको, और बहुत दिनों तक वो समाज आपके दादाजी के नेतृत्व में खुशी खुशी जीवन यापन किया। तो जितना दिन तक वो रहा वो क्या कहलाता? आपके दादाजी का युग कहलाता, फलना का युग। और उसके बाद आ गया वो डकैत बाबा, वो मुखिया जी बन गए कोई, वो कह रहा था कि बैठता बैठ जागता जाग। तब आ गया उसका डकैतवा का युग। तो इसमें समय तो निश्चित नहीं है, सिर्फ उसके कार्यकाल, उसके कार्यावधि पर डिपेंड करता है। ये भी युग होता है, इसमें भी वही है, 100 बरस वाला बात नहीं है, एक तरह के कार्यावधि का बात है। जैसे मैं इसमें आ जाइए, आदिम साम्यवादी युग। आदिम का तात्पर्य ये शुरुआती बात है,
जब मानव का विकास शुरू में हुआ था तब का। तो तब जब हुआ था तो कह रहे तब समवादी युग था, अर्थात समाज में कोई किसी को शोषण नहीं करते थे, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करते थे, कोई किसी पर हावी नहीं था, कोई ये नहीं समझता था कि हम बड़े हैं वो छोटे हैं, वो छोटे हैं हम बड़े हैं। ये छोट बड़ ऊंच नीच दिस दैट ये कुछ था ही नहीं समाज में। ऐसा था एक समय। और जानते हैं मेरी यार, मैं शायद बताया कि नहीं बताया, आप लोग भी सुन लीजिए कि आज हम लोग जानते हैं कि ये बाघ है, ये हमसे ताकतवर है, या बाघ समझता है कि ये मानव है हमसे कमजोर है। कब? जब एक दूसरे का ताकत को किसी न किसी रूप में वो समझ चुका है। या तो बाघ को देख के आप भागे होंगे तो बाघ समझ गया कि ओ साला हम स्थिर रखते हैं, भयभीत है, बाघ खेदारना शुरू किया, और उस दिन से आपका पूर्वज बाघ को देख के भागना शुरू कर दिया है। आप बन गए कमजोर। और जिस दिन बाघ भी आया, आप भी आए, कोई नहीं भाग रहा है, तो किसी का ताकत तो मालूम नहीं है, तो कोई भाग सकते थे वहां पर, लेकिन बाघ नहीं भागा, भाग गए। वहीं पर देख लीजिए, कुत्ता अगर सही से आपसे लड़ जाए तो क्या जीतने दे देगा? कुत्ता को छोड़िए, आप गाय भैंस, बड़का बड़का भैंसा तेसा इत्यादि रहता है जंगल झाड़ में, आदमी को देख के भाग जाता है, सच से पीछे जाता है नहीं, बाघ नहीं भागेगा। बैठ के शेर जो है उसी का भाई देखिएगा टरिया है थोड़ा बहुत, वो भी देखिएगा चिड़िया के रहेगा। उसका अगर ग्रुप है तो अगर रास्ता पर मिल गया तो तेजी से नहीं भागेगा, वो टरियाएगा, अर्थात उसको डर नहीं होता, क्योंकि आदमी डर जाता है उससे। तो कह रहा है कि उस समय था, समाज में भी सब एक जैसे था, कोई गरीब कोई अमीर नहीं, सब समझते थे जैसे। तो वो युग आया और चल गया। कब गया सो देखिए, दास्ता का युग। जब जिसे बाघ को देख के आदमी भागा तो बाघ काटेगा भाई, तुमको खिलाड़ेंगे, रुक 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 रुक, हम जैसे कहे चो से तुमको जो थोड़ा नया नहीं तो बोले थे, उसका गुलाम हो गया कौन? हम लोग। तो ये गुलाम दास्ता मतलब गुलामी का युग शुरू हो गया। अर्थात हम लोग इधर ले आइए, जो मजबूत बुद्धिजीवी देश था, व्यक्ति था, वह एक दूसरे पर अधिकार कर लिया। जैसे हमारे देश पर इंग्लैंड वाले ने आके क्या किया? अधिकार कर लिया और गुलाम बना लिया। भारत के लोगों को, भारत की सरकार के, भारत के राजा को जो जो कहते थे वो करते थे। वो आया, अभी एक समय था ऐसा हुआ था। वो किसके बल पर? बुद्धि के बल पर किया था। ऐसा नहीं कि धन संपत्ति के बल पर, उससे बहुत आगे था हमारे देश, लेकिन बुद्धि के बल पर वही बाघ बना कि इंग्लैंड का बुद्धि विवेक देखा, यहाँ के लोग को लगा कि शायद वो है लंबे चौड़े देखा, घोड़े देखा, बड़का बड़का लोग होता है ना उसका, देखे हैं अंग्रेज को। एक बार क्या हुआ जानते हैं आप लोग को? मेरा बात थोड़ा सा बनावटी नहीं लगे मेरी, मैं दिल्ली गया था, इंग्लैंड वाला तो अलग था ना, सबका बहुत मन बहसल है, अभी भी बहसल है। हमको लगता है कि उसको सैतने के लिए बिहारी तो सेक सकता है। दिल्ली में अभी भी बहुत इंग्लैंड वाला है, बहुत मन बढ़ा। ऐसे ऐसे फैसिलिटी हमारे इंडिया उसको दिया है या दे रहा है, उसका मन बढ़ा। अभी भी मैं वैसे वो बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कर देता हूँ। अभी देखिए, लड़कियां जो है हमारे समाज, हमारे घर, हमारे परिवार के बहुत बड़े इज्जत माने जाते हैं। और जानते हैं वहां पर कॉन्टैक्ट मैरिज होता है, वो वही कोई सलाह करता है, और एक पर एक बढ़िया बढ़िया घर के बच्चे, लड़की की शादी होती है उसके साथ कॉन्टैक्ट मैरिज। कितना दिन? साल के लिए, 2 साल के लिए 5 करोड़ टका दिया, 2 साल में 5 करोड़ टका दिया, कॉन्टैक्ट मैरिज, कोर्ट से एकदम बजाते मैरिज होता है 2 साल के लिए। क्या जो भी टका पैसा, वो पैसा पर डिपेंड करता है, उसकी सुंदरता पर डिपेंड करता है, लड़की की सुंदरता पर, वो कितना डिमांड है उसका, उस हिसाब से वो लोग मैरिज करते हैं। मैरिज अलीगल नहीं, मैरिज।
जब तक रहा तो रहा, उसको उसकी पत्नी रही, वो चल गया, डिवोर्स देके छोड़ गया। ऐसा सिस्टम है हमारे देश में। हम तो देख के सब क्या है, कम से कम इंग्लैंड वाले के साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सला यहाँ पर क्या क्या किया है, वो लोग यहाँ पर कोल्ड सेंटर इत्यादि है ना दिल्ली में, तो वो कोल्ड सेंटर चलाता है, अर्थात हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या वजह से? ठीक है, साइकिल की चाबी वहीं पर उसी रूम में रखा हुआ है जिसमें छोटा वाला रूम है। तो मैं बात कर रहा था आप लोग से कि आज भी वो लोग इतने मजबूत है, मन भरे हुए हैं, कुछ भी यहाँ के लोग को भी पता नहीं क्या है नहीं है। हमसे एक बार टकरा गए, हमसे एक बार हम क्या हुए थे, कहीं पर ऐसे थे तो इंग्लिश में गाली पढ़ा हमको, तो पढ़े लिखे ना थोड़ा बहुत तो समझिएगा ना। हम जो है उसको आंख दिखाए, बॉडी लैंग्वेज को दिखाए कि तुमको छोड़ेंगे नहीं, तो वो जो है तैयार ही हो गया। कहिए ना अगर टाइम है तो रुक जाए तो ठीक। अमित अगर आप फ्री है तो रुक जाइए, नहीं फ्री है तो कोई बात नहीं माय डियर। आज अगर संभव है तो रुक जाइए ना, आज तो नहीं। तो मैं बात कर रहा था आप लोग से इंग्लैंड वाला, और टकराने के बाद उसका जो रिएक्ट था उधर से बड़ी खतरनाक था। हमको इतना एनर्जी साला जी के करेंगे क्या इसको, साला को पकड़े कमा मजबूत था, ताकतवर था साला, वो पकड़े कमा जोर से पाट करने का प्रयास किया, पूरा तो नहीं पटक पाए लेकिन वो धरती में गिरा दिया। आए तब शुरू हो गया पूरा दबाना हमको। इंडिया के लोग थे तो हमको तो मालूम था कि सपोर्टर तो बहुत होगा, पूरा सपोर्टर सब कितना हाय मार साला का मार पूरा हो। तो उसके ताकत को देखे थे, रियल में वो लोग मजबूत था, खाता पीता बढ़िया ये क्या पड़ा उसका मजबूत है। अपना लोग का तो ये युवा से पता नहीं यार, तुम लोग है यार युवा जो भी है यार, तुम लोग बचा के रखो यार, तुम लोग कहती है मैं वो नहीं यार, ये दारू भांग गांजा मत, ये सब चीज नहीं है। हाँ ये खाना पीना में दूध पियो कस के, नहीं होता है तो मीट डेली खाओ, ताकत है, मछली खाओ, पनीर ले आओ, ये गांजा भांग भी सब कुछ हो गया, ये सब तो अपना देश जिस तरह चाहता है ताकत वो खोखला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आ जाइए, तो युग आया और अब आया पूंजीवादी बैठिए। हाँ यार इसके दास्ता के बाद आया सामंती। अंग्रेज जब जाने लगा ना, तो अंग्रेज से पहले जो जमीन था तो अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ का मुंशी बनाते थे, कचहरी लगाते थे, उसी के नाम से इस इलाका का 50 बीघा पर 2000 बीघा जमीन हुआ करता था। तो अंग्रेज जब चल गए तो जमीन किसका हो गया, उसी का, मुंशी का। आपको मुंशी कौन थे, 13 लाख आदमी थे, तो उसके पास 5000 बीघा जमीन। तो सामंती मतलब होता है जमींदार, तो सामंती युग आया। अब वो जमींदार का चलने लगा, चलेगा ना। जब यत्या से दुर्गा स्थान सिंहेश्वर तक, इधर निर्मली तक उसी का जमीन, इसमें जब आपका बकरी हो जाएगा तो क्या कछुआ मारेगा, सिपाही रखने लगा, ही सारा कुछ इसका रहने लगा। अब इसका चलने लगा, जो कहता था वो, ये किसान को जमीन देने लगा, जो भाई खेती करो, तुम खेती करने के बदले उससे टैक्स लेने लगा, चलने लगा इसका। लेकिन बीच में क्या हुआ, सरकार ने व्यवस्था बनाई और इसको सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। प्रेजेंट टाइम में 75 एकड़ से ज्यादा जिसके नाम से भूमि है उसका अपने आप सरकारी हो जाएगा। अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसी तरह से हम लोग कुछ कुछ पूछते रहिए यार, तो हमको मजा आता है, देख बुलाते रहता है क्वेश्चन सुनने के लिए। एक हमको बता नहीं,
एकड़ और बीघा। इन्होंने कहा कि कितना बीघा, मैंने कहा 75 एकड़, ने कहा कितना बीघा। तो पहले हम लोग 1 एकड़ जानते हैं, 1 एकड़ किसे कहते हैं। माय डियर, 100 मीटर, मीटर समझते हैं? 100 मीटर है ना, नहीं 100 मीटर है ना, इक्वल टू ये जो भूमि होगा इसको कहेंगे 1 एकड़। 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर अर्थात 1000 मीटर के 1 किलोमीटर ही है। तो यहाँ से मोटा मोटी बीएसएस हॉस्टल से थोड़ा सा कम, कम आगे नहीं, 100 मीटर इससे थोड़ा सा 100 मीटर के जो भुजा वाला लंबाई चौड़ाई वाला भूखंड होगा उसको कहते हैं 1 एकड़। और ये माप इंटरनेशनल मैप है, चाहे आप कहीं भी चले जाए तो एकड़, चाहे इंडिया में बोले, अमेरिका में बोले, बिहार में बोले, झारखंड में बोले, कहीं बोले तो अंतर नहीं होगा। आ जाइए बीघा कट्ठा धूल, ये बीघा कट्ठा धूल स्थानीय माप है। हमारे पूर्वज ने पैर से नाप के तो हाथ से नाप के एक माप बना दिया कि मेरा एक खेत है तो 1 बीघा है, 1 कट्ठा हुआ, 1 धूल हुआ, राइट। तो ये अलग ही तो इसका ये माप का नहीं कह सकते कि, क्योंकि इसमें हम नहीं कह सकते ये चीज, क्योंकि इसलिए नहीं कह सकते हैं कि थोड़ा सा सिमराही रहेगी तो वहां पर जो लगा है खेत का मापक है वो हाथ से लगा को 9 हाथ का 1 लगा, 1 लगा है ना नहीं, 1 लगा है ना नहीं, अर्थात 20 लगा है ना नहीं, 20 लगा है ना नहीं, बराबर 1 बीघा है। अर्थात नो अपना 6.5 यहाँ पर 6.5 हाथ है, 6.5 हाथ के बांस के भट्ठी, एनानी 20 बराबर 1 बीघा है। अब तू कह कोई 6.5 वाला है, कोई 7 हाथ आप ले तू कतो 7 कतो 6 एक 10 रंग के छे। अगर हम सीधा से देख के देबे कि 11 कट्ठा 22 कट्ठा तो गड़बड़ भए नहीं भए। कतो 22 कट्ठा के 1 एकड़ छे, कतो 11 कट्ठा के सिमराही तरफ 11 कट्ठा के 1 एकड़ छे, है ना, समझ। हां हां तो उधर 11 कट्ठा के 1 एकड़ है, वही नहीं करे अलग जब मैंने क्या कहा ना पर डिपेंड करता है कि आपकी वो लगा कि क्या मैपिंग है, बस इस पर देखा जाता है कितना भूमि होता है। ये इंटरनेशनल मैप बता देंगे 100 मीटर इधर ऐसे 100 मीटर। तो क्या संतुष्ट है मैंने जो कहा? अब आइए आप लोग, ये सामंती युग आया और ये भी चल गया। इसके बाद आया मैं पूंजीवादी युग। तो पूंजीवादी युग क्या होता है? तो अब इसको समझने से पहले युग तो समझ चुके हैं। इसमें 2 शब्द है, पूंजी से निकला है पूंजीवादी। पूंजी, तो पूंजी का क्या मतलब है? पैसा। पूंजी का मतलब पैसा, धन दौलत, पैसा, धन दौलत, पैसा। जेबी में जे टका छै पूंजी भए गेलै, पूंजी किसी उद्योग में लगाया गया। अच्छा बिल्कुल मैं आप लोग से बार रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप लोग इसी तरह से शांत होके मजा लीजिए एसएसटी का, ठीक, एक शब्द का ज्ञान लीजिए, मजा वही। मैं पढ़ाई जानते हैं, पढ़ाई लोग का ताकि बर्डन है या नहीं, मजा का चीज है। मजा देने वाला चाहिए और लेने वाला चाहिए। लेने वाला तो अपने तैयार हो ही जाएगा, देने वाला चाहिए। यहाँ पढ़ाता है बढ़िया से नहीं है ना, कहता कि पढ़ लेने कर विद्यार्थी को नहीं पढ़े, 1-2 झाड़ बानर छे महीने और मार दर का काट छाट होना चाहिए। काट करे काट छाट कैसे नहीं तो ठहर चल जेते उन्हें दोसर खेत में। कभी कभी तक जब मार पीट करते की करते मैं छाटो ही छी उजोड़ नहीं छै। हेलो जी 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 प्रणाम। ठीक 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 ओके ओके, सोमवार से ठीक। तो माय डियर मैं बात कर रहा था ये पूंजी आइए आप लोग का ठीक ठाक कहना था बहुत हद तक। पूंजी किसको कहते हैं मैं बताता हूँ। पूंजी माय डियर, पूंजी को बताने से पहले
मुझे आय बताना पड़ेगा। आय आय क्या होता है? कोई व्यक्ति जितना कमाता है सर इसका मंथली इनकम हुआ ना किसी फिक्स समय में कमाएगा पैसा को। चलिए आज सारा कंफ्यूजन हटा के कंसेप्ट देने जा रहे हैं मेडिया। आय क्या होता है? हम जो कहीं काम करेंगे, काम करने के बाद हमें परिश्रम के रूप में, पुरस्कार के रूप में, ब्याज के रूप में, जिस रूप में हो, वेतन के रूप में, जिस रूप में हमको कुछ दिया जाता है, वो मेरा क्या कहलाता है? आय प्रतिदिन का भी हो सकता है, मासिक भी हो सकता है, वार्षिक भी हो सकता है। अगर किसी को एक महीना में वेतन देता तो मासिक वेतन। आय समझ गए? आओ भाई, आय का वह हिस्सा पूंजी कहलाता है। सब 25,000 टका मिलने तो 25,000 टका पूंजी नहीं कहलाएगा। 25,000 टका का वह भाग पूंजी कहलाएगा जिसको हम या आप कहीं पर लाभ कमाने के लिए लगाए हैं। नहीं, बैंक में लगाए तो नहीं हुआ। लाभ कमाने के लिए जमीन खरीद लिए कि इससे क्या करेंगे? हम लाभ कमाएंगे। हमने क्या किया? उस पैसा को दुकान में लगा दिए तो क्या लाभ कमाने के लिए। कोचिंग खोल दिए, फैक्ट्री खोल दिए, तो ये क्या हो गया? ये लाभ कमाने। तो उसी को कहते हैं पूंजी। मतलब आय का वह भाग जिसको लाभ कमाने के लिए कहीं पर लगाया जाता है उसको कहा जाता है पूंजी। इसका अच्छा उदाहरण सुन दें आपका। इसका अच्छा उदाहरण है कि दुकानदार के पास जाइए आप, तो एक बार भी नहीं कहेगा कि अब इतना पैसा लगने चाहिए दुकान में, तब इतने पूंजी लागत है, पूंजी घट के लिए, पूंजी छेबे के लिए वो कहता है। कहता है अब आप क्या कहना चाहते हैं? बैंक में भी तो पैसे का ब्याज मिलता है। राइट, बैंक में ब्याज कई तरह के मिलते हैं मैडम, आपको तो पता ही नहीं है। बैंक में कुछ ऐसे अकाउंट, करेंट अकाउंट है जिसे ब्याज नहीं देता। हाँ, कुछ सेविंग अकाउंट में होता है, नाम मात्र देता है, लेकिन उसमें ब्याज लेने के लिए आप पैसा नहीं रखते हैं।